Hello students, how are you? Safe at home? Do you remember what we have done last week? We have done nutrition in animals. इसमें मैंने ज़्यादा आपको कुछ नहीं बताया था, जस्ट आउटलाइनिंग ही मैंने थोड़ी सी आपको बताई थी। और इसमें मैंने आपको बताया था मेनली डाइजेशन के बारे में और ऑर्गन्स दैट इज़ एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मीन्स एलिमेंट्री कैनाल, ये मेनली इसमें ऑर्गन होता है। और एलिमेंट्री कैनाल्स में मैंने आपको कौन कौन से ऑर्गन बताए थे? बक्कल कैविटी, फूड पाइप जिसे हम इसोफेगस बोलते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ ग्लैंड भी एसोसिएटेड होते हैं, एंड दैट ग्लैंड इज सलेवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियास। इनका काम क्या होता है? डाइजेस्टिव चीज़ को सिक्रीट करते हैं, ये मैंने लास्ट टाइम बताया था, ठीक है। और डाइजेशन बताया था। और जो आपके मैंने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी कि एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स द डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर? हाँ बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। लास्ट टाइम मैंने आपको डायग्राम भी बताया था और ड्रॉ करने के लिए भी बोला था। बहुत से बच्चों ने तो ड्रॉ करके मुझे भेज भी दिया, लेकिन बहुत बच्चों ने भी ड्रॉ नहीं किया। ड्रॉ कर लो बेटा। तो सबसे पहले आप अपनी नोटबुक और पेंसिल लेके बैठो, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो। सेकंड, आप अपनी बुक भी साथ लेके बैठो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बुक और नोटबुक, पेन, पेंसिल ये सब साथ लेके बैठो, क्योंकि बाद में कई बच्चे कंप्लेंट करते हैं कि मैम आपने ये तो करवाया नहीं था। तो अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है अपने नोट कर लो, ठीक है बच्चों? चलो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। तो नेक्स्ट टॉपिक में है स्टेप्स दैट इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन। तो जो आपके ह्यूमन बीइंग है, इसमें जो न्यूट्रिशन होता है दैट इज कॉल्ड एज होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इंजेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। मीन्स हम जो खाना खाते हैं, ठीक है, वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है। वो हम कैसे कहते हैं? थ्रू माउथ, माउथ के जरिए हम खाते हैं। तो ये प्रोसेस हमारा होता है इंजेशन। नेक्स्ट स्टेप, डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स insoluble organic compounds into simple soluble molecules by the action of digestive enzyme that is called as digestion। अब डाइजेशन में क्या होता है? जैसे हमारा कॉम्प्लेक्स है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो है किस में ब्रेक डाउन होता है? सिंपल शुगर, जिनको हम नॉर्मल भाषा में ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज इज सिंपल शुगर। सेकंड, फैट्स, फैट जो है हमारा किस में होता है? फैट जो है हमारा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, इसमें ब्रेक डाउन होता है। तीसरा हमारा है प्रोटीन्स, प्रोटीन किस में ब्रेक होता है? एमिनो एसिड। मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है दैट ब्रेक डाउन इनटू सिंपल शुगर, फैट, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, प्रोटीन, प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। इंजेशन और डाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? डाइजेस्टेड फूड आर एब्जॉर्ब थ्रू इंटेस्टाइनल वॉल एंड ट्रांसपोर्टेड टू ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। तो ये होता है आपका एब्जॉर्प्शन। हमने फूड ले भी लिया, हाँ, हमारा डाइजेशन भी हो गया, इसके बाद हमने फूड को एब्जॉर्ब भी कर लिया। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है एसिमिलेशन, द प्रोसेस ऑफ utilization of absorbed nutrients by body cell for energy is called assimilation। अब देखो इसमें क्या होता है? मेनली इसमें हम क्या करते हैं? एक तो एब्जॉर्ब फूड को यूटिलाइज करते हैं, और जब हम उस फूड को यूटिलाइज करते हैं तो हमें वो एनर्जी देता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन। स्टेप है इजेशन, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड सॉलिड पार्ट ऑफ फूड इज कॉल्ड इजेशन, ठीक है। अभी तो मैंने आपको जस्ट ये डेफिनेशन बताई है। अब हम इन प्रोसेस को वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है बच्चों? तैयार हो? हाँ, तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम स्टडी करते हैं इंजेशन।
इंजेक्शन में क्या होता है आपको पता है, फूड इज टेकन इनटू बॉडी थ्रू माउथ, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं इंजेक्शन। और इसके बाद हम क्या करते हैं, फूड को च्यू करते हैं, ठीक है, और जो हमारे टीथ हैं उसको स्मॉल पीसीज में ब्रेक डाउन करते हैं। तो टूथ इज रूटेड इन सेपरेट सॉकेट इन गम्स। तो टीथ जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि टीथ की हेल्प से हम खा सकते हैं। तो टीथ जो है हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ क्या होते हैं, जो बच्चा बोर्न करता है तो उसमें 5 to 6 मंथ में आने शुरू होते हैं, बाय बर्थ उसके टीथ नहीं होते। तो जब 5 या 6 मंथ में आने शुरू होते हैं और 8 से 9 साल तक वो रहते हैं, और इसके बाद वो टूटते हैं। आपको ध्यान होगा अभी भी आपके भी दांत टूटे होंगे, हाँ, वो आपके क्या थे, मिल्क टीथ। और उनके उस पर सेकेंड सेट आ जाता है, जो आपके टूथ आपके वो जो भी टूटते हैं उसमें सेकेंड सेट आ जाता है, ठीक है। और जो सेकेंड सेट आता है वो जो रिप्लेस करता है मिल्क टीथ को, एंड दैट इज कॉल्ड एज परमानेंट टीथ। तो 2 टाइप्स के होते हैं, मिल्क टीथ जो आपके 6 या 7 साल तक की एज के रहते हैं, और परमानेंट टीथ जो आपके परमानेंटली थ्रू आउट लाइफ रहते हैं। हाँ, कई बार ओल्ड एज में गिर जाते हैं ये, या किसी डेंटल डिजीज़ की वजह से भी इनका लॉस हो जाता है। वैसे परमानेंट टीथ जो है या तो एज फैक्टर की वजह से गिरते हैं या किसी न किसी डिजीज़ की वजह से गिरते हैं। तो अब हम टूथ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आपकी एक्टिविटी 2.2, इसमें क्या दिया हुआ है, जस्ट वॉश योर हैंड्स एंड लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। कैन यू काउंट? देयर आर 32 teeth in our mouth and these are of 4 different type. Just see the diagram: incisor, canines, premolars and molars. अच्छा, अब इनकी थोड़ी सी आप शेप भी देखो। इंसीजर जो हैं थोड़े फ्लैट होते हैं, ठीक है, और ये फ्रंट टीथ होते हैं हमारे। आप अपने अगर मिरर में सामने देखो तो आपके इंसीजर फ्लैट टीथ आपको नजर आएंगे। इंसीजर को हम बोलते हैं कटिंग एंड बाइटिंग टीथ, ठीक है। दूसरा हमारा होता है केनाइन। केनाइन जो होता है टिप्स पे थोड़े पॉइंटेड होते हैं, और ये जो है फ्लैश ईटिंग एनिमल्स में बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने फ्लैश को टीयर भी करना पड़ता है और पर्स भी करना पड़ता है। दैट इज़ वाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज टीयरिंग एंड पर्सिंग टीथ। सेकेंड है आपका च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ। च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग क्या होते हैं आपके, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। आपके बुक में पेज नंबर 13 पे एक टेबल बनी हुई है, उसमें है कटिंग एंड बाइटिंग टीथ। उसमें नंबर पूछा है, लोअर जॉ में भी 4 होते हैं और अपर जॉ में भी 4 होते हैं, और टोटल ये होते हैं 8। कटिंग एंड बाइटिंग टीथ, अगेन इंसीजर, पर्सिंग एंड टीयरिंग टीथ यानी कि केनाइंस, ये लोअर जॉ में भी 2 होते हैं और अपर जॉ में भी 2 होते हैं। हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती केनाइंस की, क्योंकि हमें पर्स या टीयर नहीं करना होता, तो हमारे अंदर सिर्फ 2 अपर जॉ में होते हैं और 2 लोअर जॉ में, तो टोटल ये होते हैं 4। च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ, ये होते हैं हमारे 4 च्यूइंग, मतलब प्रीमोलर जो होते हैं वो भी 4 होते हैं, और जो ये आपके प्रीमोलर्स होते हैं वो भी आपके 4 होते हैं लोअर जॉ में, और अपर जॉ में 4 मोलर एंड 4 प्रीमोलर्स। तो टोटल ये हमारे होते हैं 16। तो पता लगा देयर आर टोटल 32 टीथ्स इन आवर माउथ। जो टीथ के बारे में पता लग गया। अब आवर माउथ है सलेवरी ग्लैंड्स, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। सलेवरी ग्लैंड क्या करते हैं, दे सिक्रीट सलाइवा, ठीक है, और उस सलाइवा का क्या काम होता है, दे कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपल ग्लूकोज, और आप ये कह सकते हैं दे कन्वर्ट स्टार्च इनटू ग्लूकोज। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। देखो हमें क्या करने हैं, बॉइल्ड राइस लेने हैं, ठीक है, बॉइल्ड राइस में अब स्टार्च होता है, उसको हमने एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया बॉइल्ड राइस को। फिर हमने क्या किया, दूसरी टेस्ट ट्यूब में थोड़े से बॉइल्ड राइस को हमने चू किया, और चू करने के बाद उसमें दूसरी टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। अब हम इसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। आपको पता है कि आयोडीन सॉल्यूशन गिव ब्लू ब्लैक कलर विद स्टार्च। तो फर्स्ट में तो उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा, लेकिन सेकंड में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट जो हमारे बॉइल्ड राइस थे उनमें स्टार्च था, तो इस वजह से वो ब्लू ब्लैक हो गया। लेकिन जो सेकंड है, जब हमने चू कर लिए थे तो हमारे माउथ में सलेवरी ग्लैंड है, उन्होंने सलाइवा प्रोड्यूस किया, और सलाइवा से जो स्टार्च है वो ग्लूकोज में बदल गया, तो इस वजह से उनका कलर ब्लू ब्लैक नहीं हुआ। तो इससे हम कंफर्म हुआ कि आवर माउथ है सलेवरी ग्लैंड्स विच कन्वर्ट स्टार्च इनटू ग्लूकोज।
इसके अलावा हमारे माउथ में होती है टंग। टंग सबको पता है टंग के बारे में। टंग क्या करती है? टंग जो होती है, इट इज़ अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक ऑफ फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। अब इसका कुछ ना कुछ काम तो होगा, क्योंकि इट इज़ फ्री एट फ्रंट हैंड एंड कैन बी मूव्ड इनटू ऑल डायरेक्शन। अब इनके फंक्शन क्या है? सबसे पहले तो अवर टंग हेल्प इन टॉकिंग, टॉकिंग में हेल्प करती है। दूसरा इसका काम क्या है? इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग। जब हम किसी भी फूड को च्यू करते हैं तो ये क्या करती है? सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करती है। और इट हेल्प इन स्वेलिंग द फूड। अगर आप अपना चैप्टर रीड करोगे तो उसमें आपको सारे नजर आ जाएगा। वी आल्सो टेस्ट फूड। अब आप कई बार खाना खाते हो, आपको टेस्टी लगता है, तो उस टेस्ट को भी कौन बताता है? टंग, क्योंकि इट हैज़ टेस्ट बड। हमारी टंग में टेस्ट बड होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। अब आपकी बुक में जो डायग्राम बना है, उस डायग्राम में आप देखो कि आपकी एक चेक की फॉर्म में है। तो सबसे जो हमारे टिप्स पे वो स्वीट के लिए टेस्ट बड होते हैं। 5 तरह के टेस्ट बड होते हैं, फॉर स्वीट, सॉल्ट, सॉफ्ट एंड बिटर। द बिटर के होते हैं सबसे लास्ट में। अगर हम कुछ भी कड़वी चीज़ खाएंगे तो उसको हमें थोड़ा सा बाद में पता लगता है। क्यों? क्योंकि बिटर टेस्ट के लिए जो हमारे टेस्ट बड होते हैं दैट इज़ प्रेजेंट एट द बॉटम। हाँ बच्चों, मैंने तुम्हें बताया कि स्वीट जो है टिप्स पे होते हैं। इसके अलावा कई बच्चे सॉल्टी और सॉर में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसके लिए हम कैसे लर्न कर सकते हैं? वाव, वाव WAO, ठीक है। तो इसमें आप सेकंड वर्ड देखोगे, स्वीट सेकंड वर्ड देखो W है, W, ठीक है। सॉल्ट SA, सेकंड वर्ड A है, और सॉर ये इसमें SO। तो आप वाव से इसको याद कर सकते हैं, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लियर? अब आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टूथ डिके। टूथ डिके क्या होता है? आप रोज़ ब्रश करते हो, ठीक है, आपके ये जो टीथ हैं वो भी वाइट हैं, और आपको मीठी चीज़ें खाना बहुत पसंद होगा। चॉकलेट वाला दूध, चॉकलेट, शुगर कैंडी, और भी पता नहीं क्या क्या, केक, आइसक्रीम, ये सब मीठी चीज़ें आप खाते हो, बड़ी टेस्टी लगती हैं। लेकिन इनका क्या होता है? मान लो आपने वो खाया, ठीक है, तो वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ दीज स्वीट डिशेज रिमेन इन योर टीथ। जो आपके टीथ के बीच में माइन्यूट सा गैप होता है जो आपको दिखाई भी नहीं देता, उसमें ये रह जाते हैं फूड पार्टिकल्स। क्लियर? तो उस फूड पार्टिकल्स पे बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं। अब इस बैक्टीरिया का काम क्या है? वो एक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और द एसिड्स ग्रीजली डैमेज द टीथ। ये जो एसिड है वो ग्रीजली आपके दांतों को डैमेज कर देता है। तो दिस इज कॉल्ड टूथ डिके। क्लियर? अगर हम इसको टाइम से ट्रीट नहीं करेंगे तो इससे हमें टूथएक भी हो सकता है और हमें टूथ फॉल भी हो सकता है। तो चॉकलेट, स्वीट सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है, खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं, ठीक है, लेकिन इससे टूथ डिके हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहली बात तो स्वीट्स जो डिशेज हैं कम खाओ। बच्चे हो, मुझे पता है नहीं कम खा सकते, तो इस वजह से आप क्या कर सकते हो? एटलीस्ट दिन में 2 टाइम्स ब्रश करो, एक बार सुबह और रात को। रात को ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप दिन भर बहुत कुछ खाते हो, ठीक है, और जो फूड पार्टिकल्स आपके दांतों के बीच रह जाता है उस पर बैक्टीरिया एक्ट करते हैं। तो अगर आप रात को ब्रश करके सोओगे तो आपके जो फूड पार्टिकल्स हैं जो आपके दांतों के बीच रह गए हैं वो बाहर निकल जाएंगे और इससे आप टूथ डिके से बच जाओगे। बच्चों, हमने बक्कल कैविटी के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब बक्कल कैविटी मीन्स माउथ, इसमें मैंने आपको बताया टीथ होते हैं, टंग, सिलेवरी ग्लैंड, ठीक है। टीथ जो है इसको स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज कर देते हैं फूड को। इसके बाद फूड हमारा कहाँ जाता है? फूड पाइप। फूड पाइप को जिसको हम कहते हैं ईसोफेगस। जो फूड पाइप है, डायग्राम देखो, ये हमारे नेक के अलोंग जाती है, नेक और चेस्ट में जाती है। आपको डायग्राम नजर आ रहा है, ठीक है। तो फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ द फूड पाइप, ठीक है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेज द फूड डाउनवर्ड। और इसको मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। कई बार क्या होता है कि ये सिचुएशन रिवर्स हो जाती है। वैसे मैंने आपको बताया फूड डाउनवर्ड जाता है, लेकिन कई बार किसी भी वजह से
हमने ज़्यादा खा लिया, ओवर ईटिंग की, कुछ ही वजह से ये रिवर्स हो जाती है, मीन्स अपवर्ड मूवमेंट। तो इससे क्या होता है, वोमिटिंग। अगर वो डाउनवर्ड जा रही है, पेरिस्टेटिक मूवमेंट शो कर रही है, तब ठीक है, इसके बाद खाना स्टमक में चला जाएगा। लेकिन अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, अपवर्ड आ रही है, तो क्या होता है, वोमिटिंग। क्लियर। अब कई बार क्या होता है, आप बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हो, बातें करते हो, या जब आप खाना खा रहे होते हंसते हो, तो कई बार आपको कफिंग हो जाती है या चोकिंग सेंसेशन हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें क्या होता है, फूड पार्टिकल जो है विंड पाइप में एंटर कर जाता है। विंड पाइप और फूड पाइप इनकी बिल्कुल साथ साथ होती है। अब विंड पाइप का क्या है, नोज से जो आप एयर लेते हो उसको लंग्स तक पहुंचाती है, लेकिन हमारे थ्रोट यानी कि हमारे गले के अंदर इसमें एक कॉमन पैसेज होता है। कॉमन पैसेज होने की वजह से जब आप जल्दी जल्दी खाना खाते हो या हंसते हो या बातें करते हो, तो इस एक्ट की वजह से आपका फ्लैप लाइक वाल्व्स क्लोज हो जाता है और खाना कई बार विंड पाइप में चला जाता है। तो इस वजह से आपको दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए खाना खाते हुए ना तो हमें लाफिंग होनी चाहिए, ना हमें बातें करनी चाहिए, और ना ही हमें जल्दी जल्दी खाना खाना चाहिए, ताकि खाना जो है आपका फूड पाइप यानी कि इसोफेगस में ही जाए। स्टमक इज थिक वॉल्ड बैग. Its shape is like a flattened J and it is the widest part of alimentary canal. अब इसका काम क्या क्या होता है? It receives food from food pipe at one end and open into small intestine at other end. मीन्स ये एक तरह से तो फूड पाइप से फूड रिसीव करता है, ठीक है, दूसरा ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सिक्रीट म्यूकस। ध्यान से सुनो, म्यूकस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। अब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, अगर और इसका pH 2 होता है, वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है अगर हम किसी क्लॉथ्स पे या किसी भी चीज़ पे उसको गिरा दे तो उसको बर्न कर सकते हैं। लेकिन हमारे स्टमक में इसका कोई असर नहीं होता। हमारे स्टमक में क्या करता है, बैक्टीरिया, जर्म्स, डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज्म जो भी हमारे स्टमक में एंटर करने की कोशिश करता है, इनको एक किल करता है, लेकिन हमारे स्टमक को नुकसान नहीं पहुंचाता। क्यों? क्योंकि द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सिक्रीट म्यूकस, ठीक है, जो म्यूकस हमारा सिक्रीट होता है, इट प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक। समझ आया? तो हमारे लिए HCl भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जम्स को मारता है। द डाइजेस्टिव जूस, अब मैंने आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बता दिया, म्यूकस का बता दिया। अब तीसरा हमारा क्या है, डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, इट ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, और वो हमारा सिंपलर सब्सटेंस क्या होता है, अमीनो एसिड। जो अब हम स्टमक की वर्किंग यूट्यूब पे, नेट पे या बहुत जगह हम देख सकते हैं, लेकिन 1822 तब हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थी। तो वर्किंग ऑफ स्टमक कैसे देखा, तुम सरप्राइज हो जाओगे कि एक इंसान था, दैट वाज एलेक्स मार्टिन। तो ही वाज बैडली हिट बाय अ शॉटगन, ठीक है, तो बुलेट ने उसके जो स्टमक को बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया। अब एक डॉक्टर था, अमेरिकन डॉक्टर, वो आर्मी में था, विलियम बी माउंट। विलियम बी माउंट ने क्या किया, उसको ट्रीट किया, उसने उसको पेशेंट को बचा भी लिया और उसको ठीक भी कर दिया, लेकिन उसके पेट में एक होल बचा रह गया, ठीक है, उस होल में उसने एक बैंडेज डाल दी। लेकिन बी माउंट को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, वो क्या करता, उसके स्टमक में जस्ट सी करता, उसके स्टमक को ऑब्जर्व करता, वो उसने सारी एक्टिविटी, डाइजेस्टिव जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो भी एक्टिविटी है वो उसने उसमें देखी, एंड ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन। बी माउंट फाउंड दैट स्टमक वाज चर्निंग फूड, यानी कि जैसे चक्की पीस देती है ना खाने को, इसी तरह हमारा स्टमक जो है उसको बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाता था। इट्स वॉल सिक्रेट फ्लूइड विच कुड डाइजेस्ट द फूड। अब फ्लूइड आपको पता ही है, अब आजकल तो सब कुछ पता है, लेकिन उस टाइम टेक्नोलॉजी नहीं थी। ही आल्सो ऑब्जर्व दैट द एंड ऑफ स्टमक ओपन इनटू इंटेस्टाइन ओनली आफ्टर डाइजेशन ऑफ फूड इनसाइड द स्टमक इज कम्प्लीट। मीन्स इंटेस्टाइन में मैंने आपको बताया ना कि दूसरे एंड पे इंटेस्टाइन में खुलता है, लेकिन कब खुलता है, जब इसमें डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद फूड कहाँ जाता है,
इंटेस्टाइन में, स्टमक से कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। हाँ बच्चों, तो मैंने आपको बताया था जब डाइजेशन स्टमक में हो जाता है तो इसके बाद फूड हमारा कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है। मैंने आपको बताया ना, बक्कल कैविटी से स्टार्ट होता है डाइजेशन और स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका ये कंप्लीट होता है। मैंने आपको 3 ग्लैंड्स बताए थे, सिलिवरी, पेनक्रियास, लीवर। तो इसमें सिलिवरी ग्लैंड मैंने आपको बताया था कि आपका ये कहाँ प्रेजेंट होता है, बक्कल कैविटी में। स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली कोइल्ड एंड अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। और इसका काम क्या होता है, इट रिसीव्स सिक्रीशन फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियास, ठीक है। और इसके अलावा जो इंटेस्टाइनल वाल है, इट आल्सो सिक्रीट जूस। अब लीवर इज रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन ऑन द राइट साइड, ठीक है। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, माइंड इट, ये भी इम्पोर्टेंट है। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। और लीवर क्या करता है, इट सिक्रीट बाइल जूस एंड दैट इज स्टोर्ड इन सैक लाइक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। तो बाइल का क्या काम होता है, बाइल जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डाइजेशन ऑफ फैट। मीन्स जो हमारा फैट का डाइजेशन है उसमें कौन रोल प्ले करता है, बाइल जूस। इसके बाद हमारा है पेनक्रियास। पेनक्रियास इज लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, ये हमारे स्टमक के जस्ट नीचे होता है। पेनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन एंड चेंज इनटू सिंपल फॉर्म। मैंने आपको पहले भी बताया था, कार्बोहाइड्रेट जो है सिंपल ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, ये शुगर में चेंज हो जाता है, फैट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, प्रोटीन एमिनो एसिड में। अब जो इसको हम बोलते हैं पार्शली डाइजेस्टेड फूड, ये अब कहाँ जाता है, इन द लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और जहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस है वो क्या करता है, कंप्लीट करता है डाइजेशन ऑफ फूड। मतलब हमारा जितना भी डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आज मैंने देखो इंजेक्शन लिया है आपका डाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, वो हम नेक्स्ट टाइम लेंगे। बच्चों, राइट डाउन टुडेज क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ टंग। आई रिपीट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ टंग। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स टू द फॉलोइंग ड्यूरिंग डाइजेशन, फैट, प्रोटीन एंड स्टार्च। इन तीनों का बताना है कि डाइजेशन के बाद क्या होता है। क्लियर। अच्छा, एक बात बताओ बच्चों, मुझे होमवर्क देने के बाद रिमाइंडर क्यों देना पड़ता है। आप बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रिमाइंडर के बाद भी आपका वो नहीं सबमिट नहीं करवाते होमवर्क। और दूसरी बात, बच्चों अभी भी बहुत बच्चों ने सबमिट नहीं करवाया, ठीक है। फिर आज के बाद मैं नहीं कंसीडर करूँगी, इनके मार्क्स कटेंगे। रिमाइंडर से पहले करो। और इस बार तो आंसर की भी मैंने बहुत पहले भेज दी थी, फिर भी तुम्हारा होमवर्क नहीं आया। अब आपको वैसे तो मैंने बता रखा है, फिर भी मैं रिपीट कर देती हूँ। ए सेक्शन का फ्राइडे सबमिट होता है, बी सेक्शन सैटरडे, सी सेक्शन मंडे, डी सेक्शन ट्यूसडे, ठीक है, ई सेक्शन वेडनेसडे और एफ सेक्शन थर्सडे। और इनका टाइमिंग होती है 10 to 12 PM। लेकिन बच्चे अपनी मर्ज़ी से कभी भी सबमिट करवा देते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे लिखो, मैं कंसिडर करती हूँ प्रॉब्लम, देखती हूँ कि किस बच्चे की क्या प्रॉब्लम है। अगर होमवर्क नहीं आया बेटा आपके लिए लॉस है। मैडम ने आंसर की भेज दी, इसका मतलब ये नहीं इट्स ओके। आप अपना रिकॉर्ड तो रखोगे ना कहीं नोटबुक बनाओगे, कुछ करोगे, रिकॉर्ड तो आपको रखना है ना। तो बेटा आंसर की भेजने के बाद भी आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं और लिखने के बाद मुझे भेजने हैं। और कई बच्चे अभी भी प्रिंटेड फॉर्म में भेज रहे हो। प्रिंटेड फॉर्म में किस लिए, आपको खुद लिखने के लिए दिए ताकि आपको थोड़ा सा लर्न करने में परेशानी ना हो। क्लियर बच्चों। अब सबका जिसका भी होमवर्क रहता है, बहुत सारे बच्चों का आ गया, बी सेक्शन में मैक्सिमम बच्चों का आया है। अब जिसका भी होमवर्क रहता है वो जल्दी से जल्दी सबमिट करवा दो। इस बार मैं आपके मार्क्स नहीं कट कर रही, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। क्लियर, ओके बच्चों।